सतभाई जी, आप सभी ने इस 3 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार को इतने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। आज जैसा कि इसका विषय है कोरोना महामारी, ये बिल्कुल सही है कि आज हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देखा कि 3 लाख पॉजिटिव केसेस भारत में हो चुके हैं और भारत विश्व का चौथा देश बन चुका है जो कि इस बीमारी के संक्रमणों को लिए हुए है। तस्वीर अत्यंत ही भयावह है। अभी सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा कि उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है कि कई हॉस्पिटल, बड़े बड़े शहरों के कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके साथ डेड बॉडीज़ को रखा जा रहा है और कुछ डेड बॉडीज़ जो हैं उनको सीधा उनका दाह संस्कार कर दिया जा रहा है और उनके परिजनों को वो नहीं दी जा रही है। हमारे यहाँ इतिहास में, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका जो अंतिम जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। तो अंत्येष्टि संस्कार का हमारे विधान है, हमारे संस्कृति में बड़ा महत्व है। तो हम किसी भी व्यक्ति को उसके परिजनों की अंत्येष्टि संस्कार करने से वंचित नहीं रख सकते। तो ये एक संवेदनशील मामला है, सांस्कृतिक मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने सही नाराज़गी व्यक्त की है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आरंभ देखें तो इस बीमारी का जो आरंभ है वो हम और आप सब जानते हैं, आज पूरा विश्व मान रहा है कि यह चीन से उत्पन्न हुई थी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हरीसिंह गौर जो कि हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के भी संस्थापक वाइस चांसलर थे। उसके बाद वो नागपुर विश्वविद्यालय में भी वाइस चांसलर रहे। लगातार 3 टर्म उन्होंने दिल्ली में पूरे किए, उसके बाद नागपुर में पूर्ण किए और उसके बाद अपने जीवन की पूरी कमाई लगभग 2 करोड़ रुपए लगाकर सागर विश्वविद्यालय को स्थापित किया। मतलब यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय हमारा जो एक व्यक्ति के महादान से निर्मित है। जब वो डॉक्टर हरीसिंह गौर नागपुर में नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस समय 1918 ईस्वी में वहाँ पर एक रहस्यमय बुखार फैला था और यह रहस्यमय बुखार भी अखिल विश्व स्तर पर था। उस समय डॉक्टर हरीसिंह गौर ने बहुत ही बेहतर ढंग से अजवाइन के शत की 2 लाख शीशियाँ पूरे नागपुर में वितरित कराई और नागपुर की रक्षा की इस महामारी से, इस बीमारी से, और अखिल भारतीय स्तर पर उनके इस प्रयास की सराहना हुई। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी सरकार और जो भी प्रशासनिक अधिकारी, जो भी राजनेता, विश्व का कोई भी इस बीमारी से जितना बेहतर तरीके से लड़ने का स्ट्रेटेजी बनाएगा तो निश्चित रूप से विश्व स्तर पर उसका नाम होगा और यह जरूरी है, हमें ये करना होगा। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि कल ही न्यूज़ में था कि चीन ने उसके यहाँ परंपरागत पेंगोलिन जो दवा थी उसको दवाइयों की सूची से हटा दिया है। आपको यह बता दूं मैं कि ये जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन एक जो अपने भारत में नेवला होता है उस तरह का सरीसृप है और इसकी जो स्केल होती है, इसकी स्केल से यौवन की दवाई बनती है, सुंदरता की दवाई बनती है, गठिया की दवाई बनती है और इसका जो मांस होता है वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है और काफ़ी लोग इसके मांस को पसंद करते हैं। इसीलिए विश्व में सबसे ज़्यादा तस्करी अगर किसी की होती है तो इस पेंगोलिन की होती है। इसकी तस्करी पर रोक है, जो भी इसकी तस्करी को करता हुआ पाया जाता है उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। तो इस पेंगोलिन जो अभी नए रिसर्चेज हुए हैं, शोध हुए हैं, उसमें पता चला है कि चमगादड़ के साथ साथ इस पेंगोलिन ने भी इस कोविड-19 जो महामारी है इसको सामने लाने में भूमिका निभाई है। तो ये पेंगोलिन पे इन्होंने कितनी देर बाद, इतने दिनों बाद उसकी रोक हटाई है। आज हम कोविड-19 को देखें तो जैसे कहा जाता है कि इस समय शोध की संभावनाएं 2 तरह से हैं कोविड-19 पर। आप देखिए आज ICSSR, ICHR, UGC और विश्व की कई संस्थाएं इस कोविड-19 पर शोध करने के लिए समाज विज्ञानियों को, विज्ञान वालों को काफ़ी अनुदान दे रही है। प्रोजेक्ट मंगाए जा रहे हैं और इसमें जो भी प्रोजेक्ट सबमिट किए जा रहे हैं निश्चित रूप से उनमें अच्छा उनका रिव्यू हो रहा है और प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको अगर हम देखें तो ये जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी सेमिनार है इसमें सभी विषय लिए गए हैं। इसमें इतिहास भी है, राजनीति भी है,
समाजशास्त्र भी है, दर्शन भी है, विज्ञान भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, आर्कियोलॉजी भी है। तो यहाँ पर शोध की जो संभावनाएं वो दो तरह से हैं। एक तो कोविड-19 के पहले और कोविड-19 के बाद, और दूसरा कोविड-19 के बाद जो शोध है वो अलग अलग विषय जो शोध करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, और दो या दो से अधिक विषय मिलकर इस पर शोध किस प्रकार करेंगे। तो शोध की प्रचुर संभावनाएं अब निर्मित हो रही हैं, विद्यमान हो रही हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप देखिए कि कोरोना के पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, जो दो देशों के बीच संबंध थे, वो अलग तरह के संबंध थे। भारत चाइना के संबंध अलग तरह के थे, भारत अमेरिका के संबंध अलग तरह से थे, अमेरिका चाइना के संबंध अलग तरह के से थे। लेकिन कोविड महामारी के आने के बाद और इसकी भयावहता से परिचित होने के बाद और इसमें चीन की भूमिका दिखाई देने के बाद अखिल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन आया है। आज चीन और अमेरिका के बीच कोविड-19 के आने के पहले जैसी स्थिति नहीं रही, उनके बीच अघोषित शीतबार की स्थिति है। यही स्थिति भारत चीन के बीच में है और कई देशों के मध्य। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आप ये मान के चलिए कि कोविड-19 हॉट स्पॉट बन गया है रिसर्च का, और कई लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और जब रिसर्च हो जाएगा और इसके जो परिणाम सामने आएंगे तो निश्चित रूप से वो काफ़ी फ्रूटफुल होंगे, काफ़ी कुछ शोधार्थियों को, आगामी शोधकर्ताओं को सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में आप देखिए आज के समय जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन जो खोला जा रहा है, इसके पीछे अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो यहाँ पे कई एस्पेक्ट शोध के सामने आएंगे। पहली चीज़ जो सबसे पहले बात आपको बताएं कि अभी तक जो महामारी फैलती थी, प्राकृतिक आपदाएं फैलती थी, उन प्राकृतिक आपदाओं की मार आम जनता को, गरीबों को भोगना पड़ती थी। लेकिन यह एक ऐसी महामारी है कि इसकी चपेट में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, समृद्ध लोग आ रहे हैं। और आपको एक चीज़ आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ लोगों को यह सुनकर बुरा भी लग सकता है कि हम में से जो समृद्ध लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा। हमको लगा कि विदेश में पढ़कर हमारा स्टेटस बढ़ेगा और वहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर आएंगे। और आप देखिए कि आज जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे वो वहीं फंसे हुए हैं, और जैसे तैसे उनको लाया भी गया तो वो कोरोना महामारी लेकर भारत में आ गए। आज अगर सर्वे किया जाए, देखा जाए तो ऐसे लोग जो विदेशों में थे और उनको भारत सरकार ने यहाँ पर लाया है, उन्होंने इस बीमारी को फैलाने में एक भूमिका निभाई है। दूसरी चीज़, जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उनको जब अच्छी सैलरी मिली, ज़्यादा सैलरी मिली, तो वो विदेशों में जॉब पाए। और आप देखिए कि आज वो परेशान हैं। जो लौट कर आए हैं तो वो जो वहाँ पर हैं वो इसलिए परेशान हैं कि वो अपने देश भारत नहीं आ पा रहे हैं, और जो लौट कर भी आए हैं तो वो साथ में कोरोना महामारी लेकर आए। एक जो और चीज़ थी कि आज हम और आप और जितने भी अधिक लोग हैं भारत के लोग, वो जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जो मकान ले रहे थे, वो बड़े बड़े जगह ले रहे थे। आप देखिए बॉम्बे में लोग मकान ले रहे थे, नोएडा में लोग मकान ले रहे थे, अहमदाबाद में लोग मकान ले रहे थे, बेंगलोर में लोग मकान ले रहे थे। तो ये जो सिलसिला था मकानों का, इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि भाई आगे आके विदेशों में ही बच्चों को जाना है, और बच्चे जब आएंगे तो एयरपोर्ट वहाँ पर है, एयरपोर्ट की सुविधा है तो मकान वहाँ लिया जाए। और आज आप देखिए कि जिन जिन जगह पर लोगों ने मकान लिए, इन्वेस्ट किए, वहाँ पर हम देख रहे हैं, नोएडा को देख लीजिए, नोएडा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर भारत के प्राय हर आय वर्ग के लोगों ने अपने मकान लिए हैं और नोएडा की स्थिति निरंतर आप देखिए बिगड़ रही है। बॉम्बे में आप देख लीजिए, बॉम्बे की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। इंदौर आप देखिए, इंदौर की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। अहमदाबाद को देख लीजिए, भोपाल को देख लीजिए, तो ऐसे क्षेत्रों की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। और एयरपोर्ट, ये मांग उठती थी कि भाई एयरपोर्ट होना चाहिए। जैसे हमारे सागर में एयरपोर्ट नहीं है, शिवपुरी में एयरपोर्ट नहीं है। जहाँ एयरपोर्ट नहीं थे तो वहाँ की जनता आंदोलन कर रही थी कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए। और आज इस कोरोना संकट ने, कोरोना महामारी ने ये बता दिया कि वही शहर अधिक प्रभावित हुए जहाँ पर एयरपोर्ट थे, क्योंकि एयरपोर्ट से विदेश से लोग आए और उन्होंने कई लोगों को संक्रमित किया। दूसरे शहरों से भी, संक्रमित शहरों से लोग आए, उन्होंने संक्रमण दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो हमारा मिथक था कि मकान बड़ी बड़ी जगह लेना चाहिए और जहाँ एयरपोर्ट हो उसको प्राथमिकता देना चाहिए या एयरपोर्ट की मांग लेना चाहिए। लेकिन अब हम जो सिनेरियो देख रहे हैं
पोस्ट कोविड और कोविड के बाद हम निरंतर देख रहे हैं कि जहाँ पर एयरपोर्ट है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर मकान बिल्डिंग ज़्यादा बने हैं, बिल्डर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर यह बीमारी ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है। और जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, शांत क्षेत्र हैं, ऐसे जगहों पर बीमारी कम फैली है। तो निश्चित रूप से यहाँ अब शोध होगा और अब लोगों की मानसिकता में बदलाव होगा। जो लोग ये सोचते थे कि हमें विदेश जाना चाहिए नौकरी के लिए या विदेश में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजना चाहिए, तो उनको ये लगेगा कि नहीं, सैलरी भले ही कम मिले लेकिन हमारा देश सबसे बेहतर है। और सरकार को भी यहाँ पर अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकार को भी ये देखना होगा कि भाई हमें रोजगार के यहीं पर अवसर मुहैया कराएं और जो सैलरी का आकर्षण था उस सैलरी को यहाँ पर हम दें। और जो बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए विदेश में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने विश्वविद्यालयों में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करें। तो निश्चित रूप से शोध की कई संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं और अर्थशास्त्र के लोग, समाजशास्त्र के लोग मिलकर नई नई शोध की संभावनाओं को इसमें निश्चित रूप से तलाशेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने देखा कि ये जो लॉकडाउन हुआ मार्च में, 25 मार्च से, और उसके बाद जो लॉकडाउन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई वो मज़दूरों की समस्या आई। मज़दूरों को दूसरे स्थानों पर भेजा गया और इन मज़दूरों को भेजने की कोई प्रक्रिया सही नहीं थी। बाद में जो किया गया, आप और हमसे कोई से छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम इतिहास के जो लोग हैं उन्होंने देखा है कि जब पानीपत के युद्ध हुए थे, जब तराइन का युद्ध हुआ था, जितने भी भीषण युद्ध हुए, उन भीषण युद्धों में युद्ध के समय पड़ाव डाले जाते थे, टेंट लगाए दिए जाते थे। तो हमें भी चाहिए था कि इस पर विचार किया जा सकता है कि क्यों ना हम उन मजदूरों के लिए वहीं पर टेंट लगा देते और वहीं पर उनको रोजगार के अवसर मुहैया करा देते। जैसे जो उद्योग है, छोटे मोटे उद्योग, जैसे बड़ी पापड़ उद्योग है, अचार उद्योग है, पिकल उद्योग है, तो ऐसे कई उद्योगों को वहाँ पर दिया जा सकता था। क्योंकि उनको अगर घर के प्रति आकर्षण होता तो वो कई वर्षों से दूसरी जगह डले क्यों होते। तो आप अगर उनको छोटे मोटे रोजगार के अवसर वहीं मुहैया करा देते तो ये समस्या शायद ना होती। तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्री इस पर ध्यान देंगे और आगामी शोध में इस बात पर विचार किया जाएगा। और जो एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पर्यटन। आज आप देखिए कि पर्यटन पर पर्यटन मंत्रालय काफ़ी ध्यान दे रहा है। पर्यटन विकास निगम काफ़ी तेज़ी से पर्यटकों को आकर्षित करने की बात कर रहा है। 1986 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया और उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग। इसको निर्यात उद्योग इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई चीज़ नहीं बनती, यहाँ पर बन के कोई चीज़ बिकने नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद भी ये निर्यात उद्योग है। वो इसलिए है क्योंकि कोई चीज़ का हम यहाँ पर निर्माण करते हैं और उसको विदेशों में भेजते हैं और वहाँ से हमारे पास धन आता है और अधिक धन आता है तो हम कहते हैं कि निर्यात उद्योग तरक्की पर है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो हमने पर्यटन की जो सुविधाएं हैं, पर्यटन का हमारे यहाँ ऐतिहासिक पर्यटन है, हमारे यहाँ ग्रामीण पर्यटन है, इको टूरिज्म है, ग्रामीण पर्यटन, इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, गोल्फ पर्यटन, खेल पर्यटन, मतलब पर्यटन की कई संभावनाएं हैं। और भारत में सर्वाधिक लोग भारत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं पर्यटन के लिए। हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने भी बहुत बड़ा काम किया है। और अभी जो मंत्रालय ने 1917-18 में पर्यटन के जो पुरस्कार दिए तो लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश को सर्वाधिक टूरिस्टों द्वारा पसंद करने वाले स्टेट का पुरस्कार मिला और यहाँ के ही गाइड को सबसे बेहतर गाइड का पुरस्कार मिला। तो हम जो तरक्की कर रहे थे पर्यटन में, जो निर्यात उद्योग पर्यटन के द्वारा लोगों को बढ़ा रहा था, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप देखिए पर्यटन उद्योग को भुगतना पड़ा है। इस समय पर्यटन उद्योग में आप देखिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा थी, रोजगार की संभावनाएं थी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर थे, कई होटलों को इससे रोजगार मिला हुआ था। लेकिन अब मार्च से और अभी तक आप समझ सकते हैं कि कोई भी बाहर नहीं निकला है, कोई विदेशी यहाँ नहीं आया है, घरेलू पर्यटन भी नहीं हुआ है। तो पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ा है, उसके सामने एक विकराल समस्या है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शोध की नवीन संभावनाएं विकसित होंगी। आज आप देखिए कि पर्यटन के महत्व को देखते हुए डिप्लोमा इन टूरिज्म का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, कई जगह डिग्री दी जा रही है। हमारे इतिहास में आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन टूरिज्म, ये विषय प्रश्न पत्र के रूप में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। तो और टूरिस्ट गाइड की जो मांग बढ़ रही है, तो यहाँ पर अब हमारे सामने जो नए शोध के मार्ग खुलेंगे पर्यटन की दृष्टि से, तो आप ये यकीन मानिए कि अब ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि हमारी
भारत की 70% आबादी गांव में बसती है, और अभी तो जो ट्रेंड चलाता है गांव से शहरों की ओर जाने का, और ये इस कोरोना महामारी के बाद आप देखेंगे कि लोग शहरों से गांव की ओर जाएंगे। और ग्रामीण पर्यटन का जो हमने विकास किया है, जो ढांचा तैयार किया है, जब संरचना बनाई है, तो निश्चित रूप से उसको हमें और विकसित करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के महामारियों का संक्रमण का खतरा कम होगा और पर्यटक यहाँ पर आना पसंद भी करेंगे। अभी आप देखिए जो नया सर्वे हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अब आगामी समय में 45% जो पर्यटक हैं विश्व के, उन्होंने कहा है कि हम 1 साल तक कहीं पर पर्यटन के लिए नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगली 1 साल, या मुझे लगता है अगले 1-2 साल पर्यटन के लिए समस्या वाले साल होंगे। तो ऐसे समय हमें पर्यटन में जो लोग शोध कर रहे हैं उनको शोध करके ये बताना होगा कि यहाँ पर हम इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर बहुत हैं, मैदानी इलाके बहुत हैं, जंगल बहुत हैं, अभ्यारण्य बहुत हैं, तो वहाँ पर संक्रमण, क्योंकि घनी आबादी नहीं है। आपको देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन और इको पर्यटन ये वहीं पर सक्सेसफुल हैं जहाँ पर आबादी कम है। घनी आबादी के क्षेत्रों में ये पर्यटन सक्सेसफुल नहीं है। और आप देखिए पर्यटन और उद्योग एक दूसरे के विपरीत हैं, कि जहाँ पर उद्योग हैं, जहाँ पर घनी आबादी है, वहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं कम है। पर्यटन की संभावनाएं वहाँ पर है जहाँ पर उद्योग की संभावनाएं कम है। जैसे आप देखिए पहाड़ी इलाकों पर उद्योग नहीं लग सकते, जंगलों में उद्योग नहीं लग सकते, पथरीली एरिया में उद्योग नहीं लग सकते, लेकिन यहाँ पर साहसिक पर्यटन किया जा सकता है, यहाँ पर इको टूरिज्म किया जा सकता है, रोमांचक पर्यटन किया जा सकता है, ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं। तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में शोध की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और पर्यटन को जो नुकसान पहुंचा है इस कोरोना काल में और जो आगे आने वाला है, उससे पर्यटन उद्योग कैसे निजात पाए, तो निश्चित रूप से शोधार्थियों को, शिक्षकों को, शोध अध्येताओं को इस पर चिंतन करना है, शोध करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला यह उद्योग है। यह उद्योग नुकसान में नहीं आना चाहिए। इस उद्योग की जो क्रेज थी वो क्रेज बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर काफ़ी रोजगार की संभावना है। हम इतिहासकार हैं और इतिहास में हम पर्यटन की संभावनाओं की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन की संभावना, यहाँ पर अगर विकास किया जाए तो पर्यटन बेहतर ढंग से हो सकता है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। शोध की असीम संभावना है और शोधार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कार्य करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें साहित्य में शोध की। देखिए आपको बताएं कि साहित्य समाज का दर्पण है। हम और आप इससे भली भांति सहमत हैं। इतिहास साहित्य से ही अपनी खुराक पाता है। आप देखिए इतिहास में एक आप सभी ने नाम सुना होगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पर्यटन की बात चली है तो आपको बताएं वो सबसे बड़े घुमक्कड़ थे और उन्होंने घुमक्कड़ को सबसे बड़ा धर्म माना है। उन्होंने कक्षा 3 में एक नवाजिंदा बाजिंदा का शेर पढ़ा था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी घर कहाँ, जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो उन्होंने कहा है कि घुमक्कड़ी सबसे बड़ा धर्म है और घुमक्कड़ बनो। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि चरे बेती निरंतर चलते रहो, भिक्खवे चरवे, मतलब भिक्षु घूमो। जैन धर्म में भी घुमक्कड़ी की बात है। शंकराचार्य ने भी पूरे भारत का भ्रमण किया था। तो पर्यटन को बढ़ावा देने में राहुल सांकृत्यायन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। राहुल सांकृत्यायन ने 150 करीब किताबें लिखी थी। उन्होंने विश्व के प्राय सभी देशों की यात्रा की थी। 36 भाषाओं के वो ज्ञाता थे और उन्होंने चीन में क्या देखा, जापान में क्या देखा, मेरी रूस यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, जौनसार, देहरादून, उन्होंने मतलब हर जगह के उस पर लिखा। और एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे। आपको बता दें कि उन्होंने कभी नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं की। इसके बावजूद अपने बौद्ध धर्म के ज्ञान के चलते श्रीलंका के विद्यालंकार बिहार ने उनको आचार्य नियुक्त किया। और न केवल आचार्य नियुक्त किया, उन्होंने जब वहाँ पर सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक का गहन अध्ययन किया, मास्टरी हासिल हासिल कर ली, तो उनको 1928 में त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी गई। यह एक बहुत बड़ी उपाधि है जिसको तीनों पिटक का पूरा ज्ञान हो। ऐसे ही आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राहुल सांकृत्यायन और हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये 3 ऐसे महामना थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, बुद्धिज्म पर काम किया। गौतम बुद्ध ने बुद्ध एवं उनका धर्म बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जिसका वदन तालन कौशल न्याय ने अनुवाद किया है और बोधिसभा से वो प्रकाशित हुई है। बड़ी बेहतर किताब है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने बुद्धचर्या लिखी, भारत में बौद्ध धर्म लिखी, भारत में बौद्ध धर्म का विकास लिखे, तिब्बत में बौद्ध धर्म लिखी और वो किताबें आज भी लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जाती हैं। हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भी स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म लिखी, द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। और जापान में
जापान के लोगों ने उस किताब को बहुत पसंद किया और उनको डॉक्टर ऋषि गौर को सेकंड बुद्धा की उपाधि दी। डॉक्टर ऋषि गौर ने यहाँ पर एक बात और लिखी थी, उन्होंने कहा था कि जब महायान धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र की बातें आई, तो चीन ने इन तंत्र मंत्र को बहुत ज़्यादा अपनाया और चीन ने इन तंत्र मंत्र को अपनाने का जो उद्देश्य था वो था दूसरों को नुकसान पहुँचाना। चीन का उन्होंने बताया कि फितरत ये रही है कि वो स्वयं लाभान्वित रहकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहता है, वो दूसरों को नुकसान पहुँचाकर ही लाभ कमाना चाहता है। तो ये बात डॉक्यूमेंटरी लिखी हुई है और जब शोध होंगे, आप देखिए कि जब अगले 1 वर्ष में जब शोध होंगे तो ऐसे कई तथ्य उभर कर आएंगे चीन के कि वो उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, समाज के बारे में, अपने देश के समाज के बारे में और दूसरे देश के समाज के बारे में, उसके एक दूसरे के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं। जैसे हम भारतीय लोग हैं, हम भारतीय लोगों का एक सिद्धांत है कि मेरा भारत महान, हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मेरा भारत अधिक महान और दूसरे सब बेईमान। हम भारत की बात करते हैं, अपने भारत को महान कहते हैं, लेकिन दूसरे देश की भी इज्जत करते हैं, दूसरे देश के संस्कारों की इज्जत करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की इज्जत करते हैं। हम सभी धर्मों को, भारत की परंपरा रही है, जो भी भारत में आया उसने तहे दिल से स्वागत किया है। तो निश्चित रूप से जब नए शोध आएंगे तो चीन के बारे में जानकारी है काफ़ी कुछ मिलेंगी। जो राहुल सागर ने कहा था कि मैंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और मुझे लगा कि अपने द्वारा अर्जित ज्ञान में आम जनता की भागीदारी मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसीलिए मैंने ऋग्वेदिक आर्य लिखी, जो कि प्योर इतिहास की किताब है, अकबर लिखी, वो भी इतिहास की किताब है, भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक लिखी और एक मध्य एशिया का इतिहास लिखी। आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी जो हिंदी भाषी हैं कि उन्होंने ये बिहार राष्ट्रवादा परिषद से पुस्तक छपी थी 1957-58 में और उन्होंने एग्रीमेंट में एक बात कही थी कि यह पुस्तक मैं लिख जरूर रहा हूँ लेकिन इसका कभी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होगा। और आप देखिए कि नामवर सिंह ने उस मध्य एशिया के इतिहास के बारे में लिखा, 2 वॉल्यूम में जो पुस्तक आई कि राहुल क्या जानते हैं या राहुल क्या हैं। आप ये अगर देखना चाहते हो तो मध्य एशिया का इतिहास देखिए। राहुल सांगटस्तान ने ईरान की यात्रा की, रूस की यात्रा की, चीन की यात्रा की और इस यात्रा में लगभग 2 बोरा भरकर शोध सामग्री संकलित की और इस 2 बोरा भरी शोध सामग्री का उपयोग कर इतनी बेहतर पुस्तक मध्य एशिया का इतिहास लिखी कि आज विदेशी इस किताब को पढ़ने के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये एकमात्र ऐसी पुस्तक थी जिसको पढ़ने के लिए, इसकी चूँकि श्रेष्ठ पुस्तक थी, इसके बिना शोध आगे नहीं हो सकता था, मध्य एशिया पर इसकी टक्कर का कोई ग्रंथ दूसरा नहीं है। तो विदेशियों को इसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखनी पड़ी क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद इसका हो नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा था कि इतिहास की पुस्तकें इतिहासकारों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, शोधार्थियों के लिए, और शोधार्थी उसको पढ़ सकते, समझ सकते हैं, लेकिन आम जनता तक इतिहास कैसे पहुँचे। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि अपने द्वारा अर्जित ज्ञान में आम जनता की भागीदारी मेरे जीवन का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उन्होंने देवोदास लिखा, उन्होंने सिंह सेनापति लिखा और विस्मृत यात्री लिखा। तो इसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो परिवेश है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक है, इतिहास के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, भौगोलिक स्थिति का पूरा ध्यान रखा है, इतिहास का पूरा ध्यान रखा है, सिर्फ पात्र कहीं कहीं काल्पनिक हैं और बाकी परिवेश पूरा ऐतिहासिक लिया गया है। और उन्होंने बोलगा से गंगा एक कहानी संग्रह लिखा जिसमें कि 20 कहानियाँ हैं और उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार संस्कृति मध्य एशिया जो आर्य थे वो बोलगा से लेकर गंगा तक आए और 20 कहानियों के माध्यम से पूरा परिचित्र दिया गया है, परिदृश्य दिया गया है। और यह एकमात्र पुस्तक है जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो साहित्य में आप देखिए शोध की प्रचुर संभावनाएं अब विद्यमान होंगी क्योंकि अब साहित्य समाज का दर्पण है। हमारा जो समाज इस कोविड-19 के पहले था वो समाज और अभी के समाज में काफ़ी कुछ अंतर है। आप देखिए, हम खुद देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की सामाजिक दूरी हम बना रहे हैं और इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि एक अभी कोरोना के पहले अतिथि देवो भव कहा जाता था। अतिथि आता था तो उसका स्वागत सत्कार करते थे, उसको घर में बुलाते थे। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में आप देखिए कि आपके घर अगर कोई आ जाता है तो आप उससे यह डर के मारे नहीं कह पाते कि मेरे अंदर आइए, बैठिए, या उसको कुछ खाने पीने की चीज़ ऑफर करें। तो ये जो सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते धीरे धीरे सामाजिक दूरियां बनती जा रही हैं।
तो अब वर्तमान समाज क्या है, वर्तमान समाज की सोच क्या है, वर्तमान समाज की स्थिति क्या है, इसके अंतर संबंध क्या हैं, तो निश्चित रूप से साहित्य की एक नई विधा उभर कर सामने आने वाली है कि पोस्ट कोविड साहित्य। और इसमें वर्तमान समस्या जो समाज है उसकी स्थिति पर निश्चित रूप से शोध की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान रहेंगी और निश्चित रूप से इस पर शोध होगा। अब हम इतिहास की बात करें। इतिहास, आप ये देखिए कि इतिहास का जो स्रोत है, मूल स्रोत, वो है कारण। हर कोई भी बात होती है तो कारण क्या है, तो निश्चित रूप से आज की जो परिदृश्य है उसमें हम देखें कि कोविड-19, ये जो कोरोना महामारी का उद्भव कहाँ हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, और ये कोरोना महामारी किस प्रकार देशों में पहुंची, और हर देश ने इस महामारी की विभीषिका का सामना किस तरह से किया, क्या उसके उपाय सही थे या गलत थे, उसके क्या परिणाम निकले, लॉकडाउन किस प्रकार लागू किया गया, लॉकडाउन के परिणाम क्या रहे, और लॉकडाउन क्यों खोला जा रहा है, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे तमाम प्रश्नों पर आप देखिए कि आने वाले समय में एक पूरा का पूरा इतिहास का ग्रंथ तैयार होने वाला है कि कोरोना महामारी का इतिहास क्या है, यह किस प्रकार उद्भूत हुई, किस प्रकार प्रसारित हुई, पूरे विश्व में कैसे फैली, और प्रत्येक विश्व ने इसके प्रति किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी, और कहाँ पर कौन सा शासक अपनी नीति बनाने में, योजनाएं बनाने में सफल रहा और कौन सा शासक अपनी नीति बनाने में असफल रहा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है इतिहासकारों के लिए कि निश्चित रूप से इस पर शोध की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान होंगी और कई प्रकार के इसमें शोध हो पाएंगे। अब आप देखिए, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज मार्च की स्थिति हम देखें, अप्रैल की शुरुआत की स्थिति देखें, कोरोना बहुत कम था। तो कोरोना पॉजिटिव के मामले हमारे मुश्किल से 100 थे, 150 थे, 500 थे, लेकिन कोरोना के प्रति डर बहुत था, भय बहुत था। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोरोना के मामले 3 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं और लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन जो कोरोना का भय था वो कम हो गया है। तो ये इसके पीछे भी शोध किए जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हुए कि एक समय था मामले कम थे, लोग भयभीत ज़्यादा थे, और अब है कि मामले ज़्यादा हैं, लोग भयभीत कम हैं। तो इस पर भी निश्चित रूप से शोध होंगे और कई नई चीज़ें उभर कर सामने इसमें आने वाली हैं। इसके बाद आप देखिए कि राजनीति के क्षेत्र में मैंने इस पर इंटरनेशनल रिलेशन में आपको बताया, और आप ये मान के चलिए कि जो भी राज्य सरकार या जो भी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार या किसी भी देश की सरकार जो भी नीतियाँ बना रही है, किन उद्देश्यों को लेकर नीतियाँ बना रही है, उन नीतियों के परिणाम क्या हैं, क्या नीतियाँ वो सफल हैं, विपक्षी उन नीतियों को किस प्रकार ले रहे हैं, विपक्षियों ने किस प्रकार की नीतियाँ बनाने की कहा, क्या विपक्ष सही था, ये भविष्य बताएगा, रिजल्ट्स बताएंगे। और निश्चित रूप से राजनीति और इतिहास के अंतर संबंध को लेकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र शोध का खुलने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा शोध की संभावनाएं निर्मित होंगी। इसके बाद समाज की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, तो ये आप मान के चलिए कि जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सामाजिक दूरी बढ़ रही है। आप देखिए, जो महत्वपूर्ण एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अभी जो मोबाइल था, कंप्यूटर था, इसने, टीवी ने सामाजिकता को दूर कर दिया था। लोग सामाजिक नहीं रहे थे, लोग घर में रहते थे और घर में इन चीज़ों से, कंप्यूटर से लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। सोशल साइट्स पे तो आप देखिए बहुत संबंध बन रहे थे, लेकिन वास्तविकता में कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा था। तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती जा रही थी, सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही थी, और कोरोना महामारी ने इस दूरी को बढ़ाने में और बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दूरियां बढ़ती गई। तो ये चीज़, इस पर जो है उस पर विचार हमें करना होगा। आप देखिए कि एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि घरेलू हिंसा। अभी जो एक नया ट्रेंड विकसित हुआ था समाज में कि अगर लड़का इंजीनियर है तो शादी इंजीनियर लड़की से होगी, वो इंजीनियर लड़की पसंद करता था। लड़का डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़की से शादी कर रहा था, लड़का शिक्षक है तो शिक्षक से शादी हो रही थी। तो इस प्रकार जॉब ओरिएंटेड
शादी हो रही थी। और इसमें क्या था, जितने भी आप देखिए कि आज की डेट में बॉम्बे को देख लीजिए, बेंगलोर को देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई थी, इंजीनियर्स वहाँ सबसे ज़्यादा थे। तो वहाँ पर जो विवाह हो रहे थे तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में थे, दिन का खाना ऑफिस में होता था और शाम को आए घर पर कुछ लेकर आ गए, या ब्रेड वगैरह चाउमीन वगैरह कुछ भी बना लिया और खा लिया। अब कोरोना महामारी के कारण वे लोग घर में हैं और वर्क टू होम उनको दिया हुआ है। अब ऐसे में घर का काम कौन करे, क्योंकि मेड सर्वेंट का आना बंद है, ना झाड़ू पोछा करने कोई आ रहा है, ना खाना बनाने कोई आ रहा है, ना बर्तन मांजने कोई आ रहा है। तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना है, घर का झाड़ू पोछा भी करना है, साफ सफाई भी करना है, बर्तन भी मांजना है और कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना है। अब एक व्यक्ति पूरा काम तो नहीं कर सकता, तो सब मिलकर करें तो काम हो पाएगा। लेकिन कहीं कहीं स्थिति ऐसी है कि अभी भी हमारे कई भाई पुरुष मानसिकता का शिकार हैं, वे नहीं चाहते कि हम कुछ काम करें। तो ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा बढ़ रही है, कई तरह के परिवार इस रूप में संकट में हैं। लेकिन कई पॉजिटिव केसेस भी हैं, कई जगह हम देख रहे हैं। ये जब सोच होगा तो और विस्तृत रूप से आंकड़े हमारे सामने आएंगे कि परिवार एक हो चुका है। जो परिवार अभी बिखरा हुआ था, जिसमें काम में लगे रहते थे तो समय आपस में एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, अब वो परिवार एकजुट है। यहाँ पर पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा है। अगर गृहिणी है तो वो खाना बना रही है, हस्बैंड है तो वो साफ सफाई का काम देख रहा है, बच्चे हैं तो वो बर्तन मांजने का काम देख रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, अपने कपड़े अपने खुद धो रहे हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बर्तन अपने खुद बर्तन धो रहे हैं, अपने कपड़े खुद धो रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिवार में एक बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ परिवारों में विखंडन की स्थिति बन रही है, तो कुछ परिवारों में एक घनिष्ठ बॉन्ड डेवलप हो रहा है। तो ये शोधार्थियों के लिए, समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन के विषय रहेंगे कि ये घनिष्ठ बॉन्ड जो डेवलप हुआ उसके पीछे रीजन क्या थे, और जो परिवार में विखंडन हुआ या घरेलू हिंसा हुई उसके पीछे रीजन क्या थे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस प्रकार के कारण रहे होंगे जिसके कारण ये घटनाक्रम घटित हो रहा है। तो इस पर शोध की काफ़ी कुछ संभावनाएं अभी विद्यमान। इसमें एक और जो चीज़ है कि अभी तक देखिए, आप ये मान के चलें कि हमारा जो समाज था, हमारे समाज में ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं ज़्यादा रहती हैं। पड़ोस में आप देखिए कि आप किसी के घर जाएंगे या कोई का घर पूछें तो आप पूछेंगे कि ये कहाँ रहते हैं, तो वो बगल में रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है वो कहाँ रह रहे हैं, तो क्योंकि लोगों को मतलब ही नहीं है। लोग अपने में पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड लगे हुए हैं और हमेशा अपना भला चाहते हैं, कभी उन्होंने दूसरे का भला चाहने का प्रयास नहीं किया। जो लोग चाहते हैं वो बिरले होते हैं। तो पड़ोसी है तो पड़ोसी के प्रति भी हमारे व्यवहार बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन इस कोरोना महामारी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप देखिए कि अब हम ये जो चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान हमारा पड़ोसी स्वस्थ रहे, हे भगवान हमारा पूरा मोहल्ला स्वस्थ रहे। क्योंकि अब ये देखिए, जो कहा जाता था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कि ये जो श्लोक था वो आज सार्थक हो गया है। क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर सभी लोग कोरोना से मुक्त रहेंगे तो हम भी कोरोना से मुक्त रहेंगे। तो हम सबके सुख की कामना कर रहे हैं, सबके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इस बीमारी का है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक और जो चीज़ है कि अभी तक आप देखिए प्रार्थना की शक्ति की बात कही जाती थी। आज हम देखिए कि टीवी में आप लगे थे, टीवी देखते थे, सीरियल देखते थे, लेकिन सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही तो टीवी सीरियल में भी अब आगे कुछ नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए आप देखेंगे टीवी पर जितने भी धार्मिक सीरियल हैं जो पहले थे वो पूरे आ गए और धर्म के बारे में लोगों की रुचि फिर से बढ़ी। पूरा परिवार एक बार फिर धार्मिक सीरियल देख रहा है, बच्चे धार्मिक सीरियल देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, विष्णु पुराण देख रहे हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी धर्म का ग्रंथ हो, चाहे वो बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो मुस्लिमों के धर्म ग्रंथ हो या हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ हो, इन सभी धर्म ग्रंथों का एकमात्र जो उद्देश्य है वो मानव मात्र का कल्याण है। मानव मात्र का कल्याण है और सबके प्रति सद्भावना की बात करता है, सबको सुखी रखने की बात करता है। तो निश्चित रूप से जो मूल्य की बात है, सांस्कृतिक मूल्यों की बात है, तो ये टीवी सीरियल्स के माध्यम से, जो टीवी सीरियल्स एक समय अपसंस्कृति का कारण थे, आज वो
संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों को पैदा करने के कारण बन रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हम लोग, हमारे बच्चे प्रार्थना करना सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक अभी हमने देखा था कि कोरोना से लड़ने के लिए यह प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो बहुत से हमारे भाई और कुछ लोग, मैंने जो बात की तो उस पर प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना बहुत से लोग तो इसकी माला कर रहे हैं। एक मंत्र है जो किसी ने बताया था कि सर्वेश्वर जगदीश्वर सर्वशक्तिमान प्रणो नमो नम, कोरोना महामारी ते अस्मान सर्वान रक्षे, सहैव विश्वव्यापिनी कोरोना महामारी अनुपदमेव अपाकुर्यात्। अर्थात ये सर्वशक्तिमान तू सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, और तेरे को हम नमन करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी से हमारी और सबकी रक्षा कर। और तुझसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पूरा देश, पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से निजात पाले, यह महामारी अपने आप ख़त्म हो जाए। तो ये इस तरह की प्रार्थना ये चल रही है, लोग इसकी माला कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। आप और ये देखिए कि अभी हम भौतिक प्रगति की दौड़ में थे, आध्यात्मिक मूल्यों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना भौतिक मूल्यों पर ध्यान दे रहे थे। आप देखिए भौतिक शास्त्र है क्या? जब प्राण की स्थूल अभिव्यक्तियों को बाह्य उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है तो वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। और हमने ये किया, भौतिक प्रगति की, हम अंतरिक्ष तक पर्यटन, अंतरिक्ष पर्यटन एक नई विधा सामने आ रही है। और कई कंपनियों ने कहा था कि हम 2022 तक कई लोगों को अंतरिक्ष पर्यटन करा देंगे। तो हमने अंतरिक्ष पर पहुंचने की बात की, किस आधार पर की? भौतिक प्रगति के आधार पर। तो अब आप देखिए कि हम अभी तक, हमें एक विश्वास था और हमें एक गर्व था, हम इस घमंड से चूर थे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हम भौतिक प्रगति के बल पर, विज्ञान हमारा कुछ भी करने में सक्षम है। लेकिन आप देखिए कि ये महामारी आई, कोरोना महामारी, और आज देखिए विज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका कोई टीका नहीं खोजा जा सका है अभी तक। तो यानी विज्ञान यहाँ पर सफल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सफल हुए वे वैल्यूज सफल हुई, आध्यात्मिक मूल्य सफल हुए। जैसे कि मैंने भौतिक विज्ञान की आपको परिभाषा बताई, अब यहाँ पर राजयोग की बात करते हैं। राजयोग की परिभाषा, जब मन की आंतरिक अभिव्यक्तियों को आंतरिक उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है तो वो राजयोग कहलाता है। और राजयोग जो है वो प्राप्त किया जाता है अष्टांग योग के द्वारा। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांगिक योग कहा है। और कहा गया है कि अगर अष्टांगिक योग का हम पालन कर लें तो कई तरह की समस्याओं से निजात पालेंगे। तो निश्चित रूप से आज आप देखिए प्राणायाम की बात सब तरफ की जा रही है, प्राणायाम की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो महामारी है, इस महामारी से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है कि हम अपनी फेफड़ों की शक्ति बढ़ाएं, लंग्स की पावर बढ़ाएं, गले में कफ को रुकने ना दें, गर्म पानी पिए, प्राणायाम करें। और प्राणायाम के द्वारा संभव है, शीतली प्राणायाम के द्वारा गले को ठीक किया जा सकता है, आपका कपालभाति के द्वारा पेट को ठीक किया जा सकता है, मयूर आसन के द्वारा पेट को ठीक किया जा सकता है, और कई आसन हैं। आप देखिए प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सबसे ज़्यादा कारगर है। आपको एक बात बता दें कि अगर हम इस बीमारी से बचना है तो इसमें एक जो चक्र की बात कही है, शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र होता है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसके बाद मणिपुर चक्र होता है, फिर अनाहत चक्र होता है, फिर विशुद्धि चक्र होता है, फिर ज्ञान चक्र होता है, फिर सहस्त्रार चक्र होता है। और हमारी जो नाड़ियाँ हैं, एक इला नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो हमें कोरोना काल में घर पर बैठे हैं तो हम किसी भी रूप में अगर प्राणायाम करें और इन सभी चक्रों को खोलने का प्रैक्टिस कर लें और इन चक्रों को खोल लें, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के द्वारा प्राणायाम ना करके सुषुम्ना नाड़ी से अगर प्राणायाम शुरू कर दें तो हमारा कुंडलिनी जागरण होगा। और कुंडलिनी जागरण होगा तो आप यकीन मानिए कि दुनिया की कोई बीमारी आप पर अटैक नहीं कर पाएगी। तो प्राणायाम में शक्ति है और राजयोग इस शक्ति को सिखाता है कि हाँ ये किस प्रकार शक्ति संपन्न है और मन पर नियंत्रण किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। आप देखिए अगर इसमें हम बात करें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख है, उन्होंने कहा था संसार दुख में है, सब तरफ दुख है। और कोरोना केस में हम देखें तो गौतम बुद्ध की बात पर तो आप देखिए चारों तरफ हमें दुख दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति कोरोना को लेकर परेशान दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति कोरोना को लेकर सशंकित दिखाई दे रहा है, भयभीत दिखाई दे रहा है। तो
ये जो उन्होंने कहा कि दुख है, लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि दुख कारण, उन्होंने कहा कि दुख का कारण भी है, ऐसा नहीं है का कारण दुख है, दुख का कारण भी है। आप इस कोरोना महामारी, देखिए ये एक चीज़ आप अच्छी तरह से हम जानते हैं, समझते हैं कि ये एक ऐसी महामारी है कि ये हम तक नहीं आ सकती, ये जब तक हम तक नहीं आ सकती जब तक हम इसको ना लाना चाहें। तो हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हम मास्क बांध कर रहें, कम से कम लोगों से मिलें, और अगर हम इसको नहीं लाएंगे तो ये हमारे घर में नहीं आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि दुख आएगा तो कारण है, बिना कारण के नहीं है। और फिर दुख निरोध, ऐसा नहीं है कि अगर ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आपके घर में आ गई, आपको आ गई, आपके परिवार में आ गई, तो इसका निदान नहीं है, इसका निदान है। आज आप देखिए आयुर्वेद का समाधान बताया जा रहा है, काढ़ा पीने की बात, आयुष मंत्रालय ने काढ़ा दिया है, प्राणायाम की बात की जा रही है, लगातार गर्म पानी पीने की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं है अगर ये किया जाए, अश्वगंधा चूर्ण को चाय के साथ डाल के पीना या काढ़ा बना के पीने की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसका ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है, इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। निश्चित रूप से इसमें नियंत्रण की प्रभुत संभावनाएं विद्यमान है। और फिर चौथा उन्होंने बात की, चौथा आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने कहा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि ऐसा मार्ग जिस पर चलकर हम दुखों से सदैव के लिए दूर हो सकते हैं। और वह मार्ग था सम्यक संकल्प था, सम्यक दृष्टि थी, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब आप देखिए कोरोना के परिप्रेक्ष्य में इसकी हम बात करें तो सम्यक संकल्प, हमें संकल्प लेना होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हम इस बीमारी को लेकर घर में नहीं आएंगे, हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि दूर रहें, मास्क बांध कर रहें। तो संकल्प लेने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि की बात करें तो आप देखिए कि अस्पतालों को आज जो हैं प्राइवेट अस्पताल हो या गवर्नमेंट अस्पताल हो, उनको सम्यक दृष्टि अपनानी होगी, क्योंकि कोरोना महामारी पॉजिटिव जो है, तो आपको ये नहीं देखना है कि पॉजिटिव व्यक्ति एक गरीब आदमी है कि अमीर आदमी है। तो हम गरीब आदमी को उपचार को अलग तरह से देखें, अमीर के उपचार को अलग तरीके से देखें। गरीब आदमी को कोई प्राइवेट अस्पताल में, छोटे मोटे अस्पताल में डाल दें, अमीर आदमी को बड़े अस्पताल में रहें। तो हमें ये सम्यक दृष्टि अपनाना जरूरी है, हमें गरीब अमीर का भेद मिटाना जरूरी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है, व्यक्ति कौन है इससे मतलब नहीं होना है। उसके बाद सम्यक वाणी, आप देखिए कि ये जो समस्या है इस समय आपको घर में घरेलू हिंसा की जो बात बढ़ रही है, तो यहाँ पर सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपा शीतल हुए। तो आपको मधुर वाणी बोलना है, वाणी के द्वारा घर में वातावरण को अच्छा बना कर रखना है। सम्यक कर्म, कर्म आपको अच्छे करना है। आप देखिए कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे परेशान हैं, उनको रोजगार उनका छिन चुका है, तो आपको उनकी मदद, जिस प्रकार भी आप मदद कर सकें उतनी मदद करें। उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम में आप ये मान के चलिए कि इसमें है कि आप निरंतर अच्छी प्रवृत्तियों को अंदर लाएं और दुष्प्रवृत्तियों को बाहर निकालें। तो हम निरंतर अपनी सत प्रवृत्तियों का अंदर लाएं और उनमें गुणात्मक विकास करें। जो सत प्रवृत्तियाँ अब उनको हम खुद अपने जीवन में डालें और परिवार को प्रेरित करें, और जो दुष्प्रवृत्तियाँ उनको निकालें और उनको किसी तरह से ख़त्म करें। तो ये सम्यक व्यायाम होगा। सम्यक स्मृति, इसमें आप देखिए कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो गौतम बुद्ध और उनका धर्म लिखी, उसमें सम्यक स्मृति को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस पर बात की है। उन्होंने कहा था कि सम्यक स्मृति यानी कि हमें एक ध्यान रखना है कि हमें क्या करें और क्या नहीं करें। एक चौकीदार हमारे मस्तिष्क में नियत होना चाहिए जो हमें सचेत करे कि आप ये कर रहे हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर जैसे एंटीवायरस कंप्यूटर में हम डालते हैं, तो कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस है, जैसे ही आप उसमें कोई पेन ड्राइव डालेंगे, सीडी डालेंगे, तो एंटीवायरस सचेत कर देता है कि नहीं ये गलत है और इसमें वायरस है, इसको ना लें, पहले स्कैन करें। तो हम भी यहाँ पर एक एंटीवायरस अपने दिमाग में बनाकर रखें कि हम किससे मिलें, किससे ना मिलें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या देखें, क्या ना देखें, हमारा व्यवहार कैसा हो। इन सब चीज़ों पर अगर हम काम करें तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना महामारी से बचाव की ओर बढ़ सकते हैं। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें निरंतर स्मृति में रखना है, याद रखना है। उसके बाद सम्यक समाधि, सम्यक समाधि यानी कि हमारी, जैसे जो बात हमने अभी एक मुद्दा उठाया था पहले, कि पहले हमारी छोटी सी थी, पॉजिटिव केसेस कम थे, लेकिन डर बहुत था, भय बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब बीमारी बहुत ज़्यादा है लेकिन भय कम हुआ है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि सम्यक समाधि यानी कि हमने आदत में डाल लिया है, हम गर्म पानी पीने की आदत हमारे अंदर विकसित हो गई है। हमने आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आर्सेनिक एल्ब जो दवाई है होम्योपैथी की कारगर है, महीने में अगर सुबह सुबह उठ के 3 दिन लगातार ले लें उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है।
काढ़ा जो दिया है उस मंत्रालय में, उससे लाभ होता है। मुनक्का दूध में उबाल कर पीने से लाभ होता है। प्राणायाम से लाभ हो रहा है। अश्वगंधा चूर्ण अगर डायरेक्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो चाय में डालकर उबाल कर इसको पिया जा सकता है। च्यवनप्राश का निरंतर उपयोग करें, विटामिन सी का उपयोग करें, जिंक का उपयोग करें, और ये चीज़ें हम लेते रहें और प्राणायाम करते रहें, अनुलोम विलोम करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, घूमना अपना जारी रखें। तो इससे यही कारण है कि हम सम्यक समाधि की स्थिति में आ गए हैं। अब हमारा जैसे हम अब घर से निकलते हैं तो जैसे रहता था ना, पहले मोबाइल को हम देखते थे कि बिना मोबाइल के बिना तो नहीं जा रहे हम, और चिंता में रहती थी मोबाइल की। अब वो चिंता में मास्क की हो गई है। अब हम देखने लगे कि मास्क के बिना तो नहीं जा रहे, तो निश्चित रूप से मास्क के प्रति हम जागरूक हो गए हैं। और सैनिटाइजर आप देखिए कि घर लोग जिम में सैनिटाइजर रख के जा रहे हैं। जैसे ही कहीं पर जाते हैं सैनिटाइजर से पहले सैनिटाइज करते हैं और वहाँ से आते हैं तो सैनिटाइज फिर करते हैं। कार को उपयोग करने के पहले और कार का उपयोग करने के पहले हाथ को सैनिटाइज करते हैं। तो सैनिटाइजर हमारी आदत का अंग बन चुका है। घर में जैसे ही आते हैं तुरंत बाथरूम में जाते कपड़े उतार कर डाल देते हैं और हाथों को धोते हैं साबुन से काफ़ी देर तक। तो ये जो सम्यक समाधि की स्थिति निरंतर बनती जा रही है, हम ये ऑटोमेटिक होता जा रहा है। अगर हमें लगता है कि रात को 2 बजे आपको उठा के एकदम कोई कहीं भेजेगा तो आप तुरंत मास्क लेकर जाएंगे, सैनिटाइजर लेकर जाएंगे, और जैसे ही आप आएंगे तो घर में हाथ धोकर प्रवेश करेंगे। तो ये जो सम्यक समाधि है गौतम बुद्ध की, ये निश्चित रूप से कारगर है। तो मुझे लगता है इस पर नया शोध होना पड़ेगा। और जो आपका अष्टांग मार्ग है, अष्टांग योग है, और ये जो प्रतिपादित शिक्षाएं हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हो या महावीर स्वामी की शिक्षाएं हो, उन पर अमल करके भी हम काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। इसके बाद आपको बताएं कि शंकराचार्य से हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। भारत में जो आप देखिए कि जो धर्म में जो बुराइयां आई थी कर्मकांड के कारण, आडंबरों के कारण, उन बुराइयों को दूर करने के लिए बुद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आया। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में भी आप देखिए कि तंत्र जो नई शाखा आई उसमें महायान आया, वज्रयान आया, तंत्र मंत्र आए, तो उसमें भी समस्याएं आई। तो शंकराचार्य ने अपने धर्म का पुनरुद्धार किया, उस धर्म को फिर से परिभाषित किया और नए धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म में कई सुधार किए। तो शंकराचार्य का आप देखिए कि उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि इस कोरोना महामारी से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है, हमें सहयोग दे सकती हैं। उन्होंने कहा था, गेयम गीता नाम सहस्त्र, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। आप देखिए कि कोरोना महामारी के काल में कई लोग डिप्रेशन में चले गए। उनको ही लग रहा था समय नहीं कट रहा, करें तो करें क्या, डिप्रेशन की स्थिति है, समय नहीं कट रहा है, आखिरकार क्या किया जाए। तो आप देखिए कि यहाँ पर शंकराचार्य ने यह मार्ग बता दिया था। कितना दूरदृष्टि वो व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि गेयम गीता नाम सहस्त्र, आप गीता को बार बार पढ़िए, गीता का अध्ययन कई बार करिए, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीज़ मिलेगी। महात्मा गांधी ने गीता माता लिखी थी, और उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था, गीता माता जब लिखी थी उन्होंने कहा था मेरी माँ तो अब नहीं है और मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, और मेरे को जब भी कोई समस्या होती है, जब भी किसी प्रकार की परेशानी मुझे घेरती है, मुझे कुछ मार्ग नज़र नहीं आता, तो मैं तुरंत गीता की शरण में जाता हूँ। और गीता के 2-4 श्लोक देखते हुए तुरंत को वो श्लोक मिल जाता है जो मुझे संबल प्रदान करते हैं, मुझे मेरी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप यकीन मानिए, आप अगर गीता ग्रंथ को मानते हैं, आप देखिए सुभाष चंद्र बोस जो मिलिट्री की ड्रेस पहनते थे तो राइट हैंड साइड की जेब में उनकी गीता रखी रहती थी। स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, उन्होंने गीता का सांगोपांग अध्ययन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को देख लीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को देख लीजिए, विदेशी विद्वानों को देख लीजिए, इन्होंने गीता का निरंतर अध्ययन किया था। गांधी जी ने तो कहा था कि मुझे गीता में सब समस्याओं का समाधान मिलता है, लेकिन मेरे को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कभी मुझे कोई समस्या आए और गीता मेरे पास ना हो, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं गीता को कंठस्थ कर लूं, और उन्होंने लिखा है कि वे रात को 2 श्लोक लिख लेते थे और उसको जहाँ पर गुसल खाना था उसकी दीवार पर चिपका देते थे,
और सुबह जब उठकर नीम की ब्रश करते थे तो उन दोनों श्लोकों को अच्छी तरह से याद कर लेते थे, और जब नहाते थे तो रिवाइज कर लेते थे। तो उन्होंने बताया धीरे धीरे मैंने गीता को कंठस्थ कर लिया, क्योंकि गीता को अगर एक बार कंठस्थ कर लिया तो फिर अब आप कहीं पर भी हैं, गीता आपको कंठस्थ है, तो समस्या होगी तुरंत उसका समाधान आपके अंदर मौजूद है। तो ये जो श्रुति परंपरा है इसका बड़ा महत्व है, शोध में भी इसका बड़ा महत्व है। शंकराचार्य का भी आपको बता दें कि एक बार वो जब निकले तो केरल में राजा ने कहा कि मैंने ये जो 2 नाटक तैयार करवाए हैं और ये लोगों में नैतिक मूल्य स्थापित करेंगे, सांस्कृतिक मूल्य स्थापित करेंगे, और ये कैसे हैं। शंकराचार्य ने उन दोनों नाटकों को अच्छी तरह से पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छे हैं और इनका मंचन कराइए। शंकराचार्य यात्रा पर चले गए और जब वो लौट कर आए 5-6 साल बाद, तो शंकराचार्य उस राजा के पास गए, राजा से कहा कि भाई वो जो नाटक थे उनके मंचन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो राजा बड़ा उदास हो गया और राजा ने कहा कि आदि शंकराचार्य महोदय, मुझसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि जिस नाट्यशाला में वो नाटक रखे हुए थे वो नाट्यशाला में गलती से आग लग गई और वो दोनों नाटक जलकर खाक हो गए, हम उनको मंचन ही नहीं करा पाए। तो मैं बड़ा समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। तो शंकराचार्य ने कहा कि आप ऐसा करिए कि एक लिपिक की व्यवस्था करिए लिखने वाले की, और उसके बाद उन्होंने शंकराचार्य ने वो पूरे दोनों नाटक उसको कंठस्थ याद थे उनको सुना दिया और दोबारा से लिखवा दिए। तो हमारे मनीषी ऐसे थे कि जो कि एक बार पढ़कर उसको स्कैन कर लेते थे, चीज़ें उनके अंदर चली जाती थी। स्वामी विवेकानंद का आपको बता दें, एक बार गोरखपुर में गए और गोरखपुर में गए तो वो उनके जो मित्र थे तुरानंद जी, उनसे उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी से मेरे लिए ये ग्रंथ ले आइए। विवेकानंद गए और वो ग्रंथ लाकर दे दिया। बड़ा ग्रंथ था, करीब 500 पेज का। विवेकानंद 4 वॉल्यूम थे, 4 दिन में 4 वॉल्यूम पढ़ डाले। तो जो लाइब्रेरियन था उसने तुरानंद जी से कहा कि भाई आपके जो मित्र हैं जो आए हैं वो पढ़ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं या फिर पलट रहे हैं या चित्रों को देख रहे हैं। उन्होंने ये बात विवेकानंद जी से कही तो विवेकानंद जी उस लाइब्रेरियन के सामने आए और उससे कहा कि आप इन ग्रंथों में से कुछ भी पूछिए। लाइब्रेरियन ने जब पढ़ा, उससे पूछा, उनसे स्वामी विवेकानंद से, उन्होंने पूरा का पूरा उसके उत्तर दे दिए। यहाँ तक बता दिया कि ये जो चीज़ आपने पूछी है यह इस पृष्ठ पर लिखी है कि इस पृष्ठ पर। तो ये श्रुति परंपरा आती है और जिनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है वो निश्चित रूप से इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य ने कहा था गेयम गीता नाम सहस्त्रम, यानी गीता का निरंतर अध्ययन करें। और ये कोरोना काल, ये जो संकट था ऐसा था कि इसमें गीता बहुत अच्छी तरह से पढ़ी जा सकती थी। दूसरा उन्होंने कहा ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, और आंख बंद करके, क्योंकि मंदिर बंद हैं, मंदिर सब जगह बंद हैं। आप शनिवार को शनि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, सेवगांव भगवान के मंदिर पर नहीं जा पा रहे हैं, सब मंदिर बंद हैं। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग थे वो सब बंद हैं। तो ऐसे में ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, तो शंकराचार्य ने कहा था कि भगवान के रूप को अपने अंदर ले आइए, मंदिर को अपने अंदर ले आइए, मंदिर अपने अंदर बना लीजिए, और निश्चित रूप से आप ऐसा करके उस चीज़ से निजात पा सकते हैं कि मंदिर की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान को अपने अंदर खुद ले आया हूँ और मैं अपना ध्यान करता हूँ, प्राणायाम भी होता है और भगवान मुझे अंदर ही दिख रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं नियम सज्जन संगे चित्तम, उसके बाद क्या है कि स्वाध्याय करें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें निरंतर। साहित्य आपके पास है, रामचरितमानस आपके पास है, कुरान आपके पास है, गीता आपके पास है, बाइबल आपके पास है, और कई तरह के धर्म ग्रंथ आपके पास है, वेद आपके पास हैं, तो निश्चित रूप से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो नेयम सज्जन संगे चित्तम, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। और देयम दीन जनाय च वित्तम, और आपके पास जो धन है, जो गरीब लोग हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ है ये शंकराचार्य ने बहुत पहले करी थी। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कौन से सूत्र हैं जो कोविड-19 से निजात पाने में हमारी मदद कर सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। एक और उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ कही थी, हमारे जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि माँ कुर धन जन यौवन गर्भ हरित निमेषात काले सर्वे माया मयवित मखिलम बुद्धवा ब्रह्म पदम तम प्रविश विदित्वा। यानी उन्होंने कहा था माँ करो धन जन यौवन गर्भ। उन्होंने कहा था धन पर गर्व मत कर, तेरे पास बहुत धनी होगा उस पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। जन तेरे साथ आगे पीछे कई लोग घूमते हैं, उन पर तेरे को गर्व नहीं करना चाहिए। यौवन जो जवानी तुझे मिली है उस पर तुझे गर्व नहीं करना चाहिए। आप देखिए कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि कितने भी बड़ा धनी व्यक्ति है, कितना भी पैसा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कोरोना के आगे नतमस्तक है। उसके बाद जो नेता थे और जो लोग थे बड़े बड़े, उनके पीछे आगे पीछे 10-15 लोग घूमते रहते थे। आज कोरोना संकट ऐसा संकट आया कि किसी के साथ कोई नहीं है, वो व्यक्ति अकेला है। उसके बाद
यौवन की बात है तो कितने भी अच्छा यौवन हो आपका, आप देखिए आज जो फिल्म कलाकार थे वो आज घर में बैठे हुए हैं, कोई फिल्म नहीं चल रही। तो धन पर, यौवन पर और लोगों पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। हरित निमेषात काले सर्वे, कभी भी कोई संकट आएगा और तुरंत ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इन पर तू गर्व मत कर, घमंड मत कर। माया मयमद मखलम बुद्धवा, ये जो संसार है ये माया में है, ये माया है, ये सत्य नहीं है। तो इस पर तू भरोसा मत कर। ब्रह्म पदम तम प्रतिदित्वा, तेरे का एकमात्र है कि तू अपना ध्येय मालूम कर कि तू क्यों आया है, यहाँ पर तेरे आने का औचित्य क्या है। कबीरा ने कहा था, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आप देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे जो राष्ट्रपति, जब उनको अंतिम संस्कार हो रहा था तो वो उनके शरीर पर, उनके चित्त पर एक अपूर्व शांति थी और सारा देश रो रहा था। तो आपको यहाँ पर आए हैं तो या तो कुछ ऐसा करिए कि लोग उस पर लिखें, और या कुछ ऐसा लिखिए कि लोग उसको पढ़ें। तो ये शोध जो है हमें ऐसे शोध करना है कि मात्र वो डिग्री प्रदान करने वाले शोध ना हो, उनकी औचित्य, उनको लोग पढ़ें, उनको पढ़कर उनको आगामी शोध के लिए मार्गदर्शन मिले। इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप ये समझ लीजिए, परीक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। परीक्षा हमें बचपन से लेकर अभी तक कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। समाज की परीक्षा हो या हमारी खुद की परीक्षा हो। ये कोरोना जो संकट है, कोरोना महामारी है, तो आप ये यकीन मानिए कि इससे बचाव कर सकते हैं हम एक सीमा तक, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये बीमारी किसी को भी कभी भी चपेट सकती है। थोड़ी सी एक भूल आपको ये परेशानी दे सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना हमारी परीक्षा लेने आया है और हमें इस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी पूरी रखना है। हमें ये ध्यान रखना है इसका जो पाठ्यक्रम है, जैसे हर चीज़ का कोई परीक्षा का पाठ्यक्रम होता है, तो इसका पाठ्यक्रम में इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय शामिल हैं, मानसिक स्वास्थ्य के उपाय शामिल हैं, शारीरिक व्यायाम शामिल है, धैर्य शामिल है। तो आपको ये गुणों को विकसित करना होगा अपने अंदर कि हम कैसे प्राणायाम करें। प्राणायाम प्रत्याहारम जाप समेत समाधि व्यायाम माकुर्धानम कुर्वधानम, यानी प्राणायाम करें और ये हम अपने आप को तैयार रखें कि हम अपने फेफड़ों की शक्ति इतनी बढ़ा लेंगे कि कोरोना हमसे आएगा भी तो ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। ध्यान करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें। ये वो समय है कि हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो आप ये यकीन मानिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उपाय करें। ये बच्चों को सिखा देना चाहिए कि आपको इस समय चाउमीन नहीं खाना है, मैगी नहीं खाना है, फ्रिज की चीज़ें नहीं लेना है, आपको इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें लेना है। आपको अखरोट लेना है, आपको बादाम खाना है, आपको अश्वगंधा का चूर्ण लेना है, आपको ग्रीन टी लेना है, निरंतर गर्म पानी का सेवन करना है और निरंतर प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, योग करना है, योग की विभिन्न क्रियाएं करना है। तो अगर हमने ये जो पाठ्यक्रम है कोरोना महामारी जो भी परीक्षा का, इसको पूरा कर लिया, इसका हमने अमल किया, तो निश्चित रूप से जब भी कोरोना कभी आएगा और हमारे समक्ष से सामना होगा, जो हमारी परीक्षा लेगा, हम उस परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप देखिए जो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 50% के आसपास पहुंचने वाला है। तो ऐसा नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें तैयार रहना है। जिस प्रकार हम कोई भी परीक्षा देने के लिए अपनी तैयारी पूरी करते थे कि हमें परीक्षा देना है, कुछ भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, हम उसको करके आएंगे, इसको फाइट करेंगे। तो हमें ये परीक्षा देना है, कभी भी इस परीक्षा से रूबरू होना पड़ सकता है। तो हमें अपने आप को पूरी तरह से इस परीक्षा की देने के लिए तैयार रखना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बाकी जो परीक्षाएँ, इसमें अगर कहीं कोई एक आध पेपर रुक गया तो सप्लीमेंट्री की गुंजाइश है, बैकअप की गुंजाइश है। लेकिन ये जो परीक्षा है ये अंतिम परीक्षा है, इसमें अगर फेल हो गए तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसमें आपको हर हालत में पास होना है। तो आपको कोरोना संकट से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि कभी अगर खुदा ना खास्ता हमारा सामना हो गया इस कोरोना महामारी से, तो हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे, इस परीक्षा में हम पास होंगे, इसमें हम फेल नहीं होंगे। तो आपको इसको तैयारी करके रखना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। ये एक जीवन की परीक्षा है और आप एक मान लें। अब इसके बाद जब परीक्षा की बात ही हुई है, उठी है, तो परीक्षा की बात उठी है, तो आज आप देखिए कि विभिन्न विश्वविद्यालय यह बात कर रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा होगी और अगला साल कैसे होगा। तो आपको ये बात बता दें कि ये जो संकट है ये चिंतन का समय है।
इस समय हम बुद्धिजीवी हैं, आप लोग जो भी इस इंटरडिसिप्लिनरी सेमिनार से जुड़े हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये एक समस्या है, हमको दिखाई दे रही है। सपोज कीजिए कि हमारा बेटा बॉम्बे विश्वविद्यालय में पढ़ता है, या बॉम्बे का लड़का हमारे डॉक्टर रिजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ता है, और हमारा विश्वविद्यालय अगर परीक्षा करने के लिए उस कहेगा कि हम परीक्षा ले रहे हैं जुलाई में, तो आप सोचिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी जो बॉम्बे से बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे। पहले तो उसको यहाँ पे आकर क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर वापस जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये जो परीक्षा की जो बात उठ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चिंतन करना होगा, सोचना होगा। तो और ऐसा नहीं है, ये बीमारी ऐसा लग नहीं रहा कि ये बीमारी तुरंत ख़त्म होने वाली है। आप देखिए सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बात सुन लीजिए, कई रिसर्चर की बात सुन लीजिए, तो उन्होंने कहा है कि ये बीमारी सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक अपने पीक पर पहुँचेगी और इसमें लाखों लोग इससे पॉजिटिव होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर हमें ये सजेशन सरकार को देने हैं, हम सभी शिक्षा शास्त्रियों को, कि सबसे बेहतर होगा कि हर क्लास का पाठ्यक्रम एक रूपता कर दी जाए, निश्चित कर दिया जाए कि यह पाठ्यक्रम है, और हर देश के हर एक विश्वविद्यालय को, हर एक कॉलेज को इसी पाठ्यक्रम को फॉलो करना है। और उसके बाद वो जो पाठ्यक्रम जो निर्मित हुआ है, उस पाठ्यक्रम के जो प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों के लिए अलग अलग विद्वानों को चयनित कर कर उनसे वीडियो उसके तैयार करा लें, टेस्ट तैयार करा लें, और वर्चुअल क्लासेस तैयार करा लें। और फिर उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम बच्चा, हमारी यूनिवर्सिटी का बच्चा, अगर मान लो कोई बेंगलोर का बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में एनरोल है, तो वो एनरोल यहीं रहेगा, लेकिन वो पढ़ाई अपनी बेंगलोर में करेगा, परीक्षाएँ अपनी बेंगलोर में करेगा, बेंगलोर के शिक्षक की उसको मूल्यांकन करेंगे, और बाकी जो बच्चे हमारे यहाँ हैं उनको हम वो काम करेंगे। तो अगर एक रूपता पाठ्यक्रम में ला दी जाए, समस्त विश्वविद्यालयों का, कॉलेज का पाठ्यक्रम एक रूप कर दिया जाए, और फिर उनकी परीक्षा, जो बच्चे जहाँ पर हैं वो अपने नियरेस्ट कॉलेज में परीक्षा देने की स्थिति में होंगे, परीक्षा का टाइम टेबल भी एक पैटर्न लागू कर दिया जाए कि भाई ये डेट रहेगी, ये परीक्षा, अगर इतिहास विषय की बीए सेकेंड ईयर की इतिहास विषय के सामाजिक इतिहास का पेपर इतनी तारीख को पूरे भारत में होगा। तो इस प्रकार की अगर हम व्यवस्था कर लें, तो निश्चित रूप से एक रूपता लाकर हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। हमारे बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं, और वहीं के शिक्षक उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जावे, और जो भी समस्याएं, चूँकि पाठ्यक्रम एक सा है, तो वहाँ पर जो शिक्षक अवेलेबल हैं उनसे उन समस्याओं को समाधान खोजा जा सकता है। इसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी की बात करें, तो आप देखिए कि विज्ञान और तकनीकी, समाज विज्ञान और विज्ञान को मिलकर काम करना है, सोच की संभावनाएं मिलकर तलाशनी होगी। क्योंकि हम जैसे इतिहास के हम शिक्षक हैं, तो हम इतिहास की बात कर सकते हैं, लेकिन उसको वर्चुअल क्लास में कन्वर्ट करना विज्ञान एवं तकनीकी के साथ संभव हो पाएगा। तो विज्ञान और तकनीकी और समाज विज्ञान मिलकर जो समस्याएं उनका निदान पा सकते हैं। उन समस्याओं, देखिए हम बात कर रहे हैं प्राणायाम की, हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक मूल्यों की, तो निश्चित रूप से ये जो मूल्य हम बताएंगे और वैज्ञानिक आधार इनका, वैज्ञानिक बताएंगे कि हाँ इनका वैज्ञानिक आधार है। हम जैसे आप देखिए शोध होते हैं, जैसे कैंसर पर शोध हुए, कैंसर पर शोध हुई तो कहा गया है कि कुछ लोगों को कैंसर के कीमोथेरेपी दी गई और कुछ लोगों को प्राणायाम थेरेपी दी गई, और उनको मेडिटेशन की बात की गई, उनको हल्दी का सेवन कराया गया। तो जो रिजल्ट्स आए, तो उसमें रिजल्ट्स में फ्रूटफुल रिजल्ट्स उनकी आए जो अध्यात्म का सहारा लिया, आपका शवासन का सहारा लिया, आध्यात्मिक मूल्यों का सहारा लिया, प्राणायाम का सहारा लिया। तो हमारे अंदर मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म इस प्रकार काम करती है कि अगर हम सोच लें कि हम बीमार नहीं हैं, कहते हैं ना मन के हारे मन के जीते जीत, मन से अगर हार गए तो हार जाते हैं, मन से जीतते हैं तो जीत पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो निश्चित रूप से विज्ञान का हम मदद ले सकते हैं। इसके बाद डिजिटलाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी जो हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, तो कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो कि डिजिटलाइजेशन के कोड में हैं। तो हम डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और डिजिटलाइजेशन के द्वारा इस पर ध्यान बहुत ज़रूरी देना होगा, क्योंकि शोध अगर हम करेंगे तो जो चीज़ें वो डिजिटलाइज होना चाहिए। तो निश्चित रूप से डिजिटलाइजेशन के द्वारा इस मदद मिल सकती है। और मेरा ये आग्रह है, इस सेमिनार के माध्यम से, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इंटरनेशनल वेबिनार के माध्यम से,
कि डिजिटलाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। और अंत में मैं यह कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आएंगी आंधी यहाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मुझे लगता है सोच की प्रभुत संभावनाएं हैं, मैंने उस पर बात की। और निश्चित रूप से इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, विज्ञान मिलकर शोध करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ शोध करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कोविड-19 से निपटने में कुछ कारगर कर पाएंगे। और मैं एक बार फिर सतीश कदम जी को, ऑर्गेनाइजर्स को, कन्वीनर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रिंसिपल को, महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और इसके लिए मेरा सत आप लोगों को धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, जी धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया जैसे, बहुत ही देखो रिकॉर्डिंग देखो आई हो यार। तो मंडल छोड़ दे मीटिंग, मीटिंग छोड़ दे। छोड़।